नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर बहुत काम का है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आज एक बेहद गंभीर सवाल देश के सामने है। क्या हमें प्रेरणा लेनी चाहिए उस इंसान से जिसने भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा? क्या ऐसे व्यक्ति की सोच देश हित में हो सकती है जिसने भारत के सनातन प्रतीकों को आतंक से जोड़ने का दुस्साहस किया? और ऐसे लोग जब राष्ट्र पर संकट हो तब शांति और संयम की बातें करते हैं तो उनके इरादों पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। क्या विपक्ष का सरकार को समर्थन महज एक दिखावा था? सर्वदलीय बैठक में एक सुर में बोलने वाले नेता बाहर निकलते ही सरकार पर सवाल उठाने लगते हैं। पी चिदंबरम और शशि थरूर जैसे वरिष्ठ नेताओं ने सीज फायर की सराहना की, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें व्यक्तिगत राय कहकर किनारे कर दिया। क्या कांग्रेस पार्टी की संस्थागत राय वही है जिससे देश में तबाही मच जाए? सच तो यह है कि विपक्ष कभी भी पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा था ही नहीं। खासकर कुछ पार्टियां तो मौके का फायदा उठाने में ही लगी रहीं। सरकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि इस घटना में इंटेलिजेंस की विफलता रही है और इसकी जांच कराई जाएगी। यह एक बड़ा और जिम्मेदार कदम था, लेकिन विपक्ष ने यहां भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि फौरन एक्शन क्यों नहीं हुआ, आतंकी पकड़े क्यों नहीं गए। मानो उन्हें हर जवाब ऑन द स्पॉट चाहिए। अगर इतनी ही फास्ट जस्टिस चाहिए तो बताइए, मुंबई के ताज होटल पर जब हमला हुआ था तब आप कहां थे? क्यों चुप थे? क्यों डर के मारे या वोट बैंक के दबाव में भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ दिया गया? यह वही दोहरा रवैया है जो कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों को छोड़ना ही पड़ेगा, वरना अगला चुनाव इनका और भी बुरा हाल करने वाला है। यहाँ एक बात तारीफ की हकदार है, असदुद्दीन ओवैसी। मतभेदों के बावजूद उन्होंने बिना किसी शर्त और सवाल के सेना और सरकार के समर्थन में बयान दिया। देश के भीतर चाहे उनकी राजनीति कैसी भी हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ओवैसी ने हमेशा भारत का पक्ष मजबूती से रखा है। याद करिए, जब कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर मोदी को हटाने में मदद मांग रहे थे, तब ओवैसी पाकिस्तानियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर आए थे। ऐसे इंसान से बड़ा देशभक्त कौन होगा? देश की जनता को अब समझना होगा कि कौन सच में भारत के साथ है और कौन महज अवसरवादी बनकर सियासी नौटंकी कर रहा है। शायद वे लोग जो यह कहते हैं कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दो, उन्होंने शायद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का वह बयान नहीं सुना जिसमें उन्होंने एक टीवी चैनल पर कहा था, अगर हमें यह लगेगा कि पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है तो हम पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। अगर मैं नहीं बचूंगा तो कोई और क्यों बचे? अभी देख लीजिएगा वीडियो, हाल फिलहाल का वीडियो है, सोशल मीडिया पर है। हैरानी होती है कि इतनी स्पष्ट चेतावनी के बावजूद कुछ लोग क्यों यह नहीं समझ पाते कि हालात को संतुलन और विवेक से संभालना कितना जरूरी है। मेरे विचार से देश के प्रधानमंत्री और सेना ने जो कदम उठाए हैं वे प्रशंसा के योग्य हैं। अगर सीमित कार्रवाई से ही मकसद पूरा हो गया है तो फिर अतिरिक्त संसाधनों की बर्बादी क्यों की जाए? हाँ, एक और बात यह भी है कि हाल ही में खरीदे गए आधुनिक हथियारों की क्षमता का भी यह एक अच्छा परीक्षण हो गया। यह देखने का मौका मिला कि वे युद्ध की स्थिति में कितने कारगर और भरोसेमंद हैं, वरना अब तक तो केवल प्रयोगशाला या शुरुआती परीक्षण ही हुए थे। युद्ध कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। आज दुनिया देख रही है, रूस यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन जैसे युद्ध वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला? सिर्फ तबाही, बर्बादी और लाखों मासूमों की मौत। क्या भारत को भी उस दिशा में ले जाने की तैयारी है? रूस एक महाशक्ति है, यूक्रेन कमजोर है, इजराइल टेक्नोलॉजी में दुनिया में अव्वल है, पर फिलिस्तीन के पास कुछ नहीं, गजा के पास कुछ नहीं, फिर भी युद्ध रुक नहीं रहा। क्या भारत की विपक्षी पार्टियां यही चाहती हैं, एक नया युद्ध जिससे देश की प्रगति थम जाए? जनता भावुक होती है, वह कह देती है आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन नेतागण क्या भावुकता में फैसला करेंगे? राष्ट्रनीति भावना से नहीं, विवेक से चलती है। मीडिया में आजकल कुछ अति ज्ञानी दिखाई देने लगे हैं जो इंदिरा गांधी के युग की मिसालें देते हैं। कहते हैं इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। सही है, लेकिन एक बात याद रखिए, तब भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न नहीं थे। आज पाकिस्तान बार बार खुलकर परमाणु हमले की धमकी देता है। क्या विपक्षी नेताओं को इस खतरे की गंभीरता नहीं समझ आती? कांग्रेस बार बार 1971 की जीत का गुणगान करती है। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, फिर भी आप पीओके नहीं ले पाए।
अक्साई चीन हाथ से गया और पाकिस्तान की जेलों में बंद 39 भारतीयों तक को नहीं छोड़ा सके। उसके उलट आज उन्हीं की नीति के कारण लाखों बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में अवैध रूप से बस चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक हालिया रिपोर्ट देखिए। 1958 से भारत में रह रहा एक पाकिस्तानी अब हमारी पुलिस में नौकरी कर रहा है। आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी सब कुछ है, बस भारतीय नागरिकता नहीं है। यह किसकी देन है, किसकी लापरवाही है? आपको यह भी जानना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने आम नागरिकों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। जानकारी के अनुसार एक मिसाइल की दिशा दिल्ली की ओर थी। सोचिए, अगर हम उसे रोक नहीं पाते तो क्या होता? महाविनाश निश्चित था, क्योंकि भारत को भी जवाबी कार्रवाई में बहुत आगे बढ़ना पड़ता। हम आतंकवाद पर सख्ती से वार भी करें और अपने नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। इसके लिए कभी कभी पीछे हटना भी रणनीति का हिस्सा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी रण छोड़ा था और वही रणछोड़ कहलाए, पर अंत में विजयी हुए। आज 26 भारतीयों की नृशंस हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हम सभी दुखी है, पीड़ित परिवारों के साथ है। लेकिन सोचिए, अगर युद्ध होता है तो कितने परिवार उजड़ जाएंगे? क्या कोई नेता यह जिम्मेदारी लेगा कि उसने सरकार को युद्ध के लिए फ्री हैंड दे दिया था? नहीं, कल वही नेता बोलेंगे सरकार को सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि आप सब धैर्य बनाए रखेंगे। जैसे हम अपने मोहल्ले में विवाद होने पर किसी की जान नहीं ले लेते, जान लेने नहीं चले जाते उसके मोहल्ले में, घर में, वैसे ही राष्ट्रों के बीच भी संयम जरूरी है। यह दुनिया एक वैश्विक मोहल्ला है और इसमें विवेक से काम लेना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही बेबाक विश्लेषण के लिए जुड़े रहें जीपीएन बिहार के साथ। जय हिंद।